हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक सिंह। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूथ पब्लिकेशन की जीएस पॉइंटर बुक की, जिसमें बुक क्लेम करती है कि 1990 से लेके 2021 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको कंपाइल करके इन्होंने पॉइंटर्स के रूप में प्रेजेंट किया हुआ। ठीक है, तो बुक के हिसाब से इन्होंने पूरे एक टेबल बना रखी है जिसमें बताया कि 18,000 से ज़्यादा फैक्ट इस बुक में है। ओके, तो इसमें 9 चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 1 है इतिहास का। इस वीडियो का एजेंडा है एंशियंट हिस्ट्री को ख़त्म करना। ठीक है, धीरे धीरे करके हम पूरी बुक को 10 दिन के अंदर, 12 दिन के अंदर ख़त्म करेंगे क्योंकि पीसेस का पेपर आ चुका है। तो रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छी बुक, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। और इस बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप यदि खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। चलिए पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है कि भारत की प्रागैतिहासिक संस्कृतियाँ, इंडियाज प्री हिस्टोरिक कल्चर। क्वेश्चन नंबर 1 जो पूछा गया था वह है, विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में प्रव्रजन किया कहाँ? गंगा घाटी में। प्रव्रजन का मतलब होता है माइग्रेशन। प्राचीन काल में आर्यों के जीवोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो शिकार करके पेट भरते थे। उस स्थल से जहाँ प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिलते हैं वो कहाँ है? मेहरगढ़ है। गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है? तो ये लहुरा देव से मिला है। मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध हुए कहाँ से? बागोर से। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं कहाँ से? लेखनिया में। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान है आदमगढ़। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ हुआ था मध्य पाषाण काल से। मृत्यात रहित नवपाषाणिक स्थल स्तर प्रकाश में आया है गुफकल राल से। गुफ गुफक राल से। ठीक है। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ की गई थी नवपाषाण काल में। नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष मिले थे कहाँ? बुर्जहोम और गुफ कराल से। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आया था मेंस में। ठीक है। राख का टीला नवपाषाणी स्थल संबंधित है किसे? संगन कल्लू से। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए कहाँ से? विंध्य क्षेत्र से। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ। ये तो बहुत पूछा गया है। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था भारत में। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई थी मृतक को दफनाने के स्थानों के रूप में। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले थे कहाँ? दमदमा से। विंध्य क्षेत्र के वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं तो वह है लेखहिया। भारत में वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं वह है भीमबेटिका। दे धेरी दधेरी एक परवर्ती हड़प्पी पुरास्थल है। कहाँ पर है ये? पंजाब में है। ताम्र पाषाणिक स्थल नवदा टोली, ये कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है। गैरिक मृद भांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। भारत का वह स्थल जहाँ खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं तो वह अचरंजी खेड़ा। ताम्स काल में महाराष्ट्र के लोग मृत शरीर को फर्श के नीचे उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर दफनाते थे। कहाँ से? उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर दफनाते थे। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किया था। किसने किया था? थॉमसन ने किया था। भारत में प्रथम पुरा पाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस फुट थे। क्या एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे। ताम्र पाषाणिक स्थल नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? HD सांकलिया ने किया था। भीमबेटका की गुफाएं प्रसिद्ध हैं शैल चित्र के लिए। दमदमा नामक पुरा स्थल संबंधित है मध्य पाषाण काल से। तो इस तरह से हमारा टॉपिक नंबर 1 खत्म हुआ। अब बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन और कल्चर की। तो हिंदू सभ्यता संबंधित है। सिंधु सभ्यता, सॉरी हिंदू बोल दिया मैंने। सिंधु सभ्यता संबंधित है किससे? आदि ऐतिहासिक युग से। हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का निर्धारण कौन करता है? मांडा करता है। सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जो अब पाकिस्तान में है, तो हड़प्पा पाकिस्तान में है। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार प्राप्त हुआ है कहाँ से? मोहनजोदाड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में वह स्थल जहाँ से घरों में
कुएं के अवशेष रिमेन्स मिले हैं, वह मोहनजोदाड़ो। सिंध घाटी सभ्यता का पत्तन नगर, पत्तन नगर कौन था? लोथल था, डॉकयार्ड। मृद माटिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति कहाँ से मिली है? हमें लोथल से मिली है। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला है, कहाँ से? लोथल से। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ पाया था, सर जॉन मार्शल थे। सिंधु सभ्यता का शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? सर जॉन मार्शल ने किया था। सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है कौन? पुरातत्व संबंधी खुदाई। सिंधु सभ्यता से संबंधित केंद्र जो उत्तर प्रदेश में स्थित है वह आलमगीरपुर और हुलास, ये दोनों कहाँ है? यूपी में है। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, कहाँ? गुजरात में। मैचिंग ये सब खूब पूछे जाते हैं। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं हमें धौलावीरा से। एक जुते हुए खेल की खोज की गई है, कहाँ? कालीबंगा में। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है राखीगढ़ी। अधिसंख्य हड़प्पा स्थल स्थित है कहाँ? सिंधु घाटी में। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है प्री आर्यन, पूर्व आर्यन से। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, क्या? अवेस्ता क्षेत्र से संबंधित वह ईरान की, ठीक है। बहुत सारे देवताओं के नाम अवेस्ता और ऋग्वेद दोनों में दिए हैं। अवेस्ता कहाँ से मिलता है? ये ईरान का मेसोपोटामियन संस्कृति से संबंधित है। भारत में कपास की खेती का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ से मिला हमें? मेहरगढ़ से मिला है। हड़प्पा का वह स्थान जहाँ पर मिट्टी के हल की आकृति मिली है, तो ये बनावली है। हिंदू सभ्यता स्थल जहाँ से शव पेटिका ताबूत के प्रमाण मिले हैं वह हड़प्पा। शव पेटिका कहाँ से मिला है हमें? हड़प्पा से मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता का पोर्ट टाउन बंदरगाह कौन था? लोथल था। भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक संख्या में हड़प्पन स्थलों की खोज कहाँ से हुई है? तो ये गुजरात में हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं ऋग्वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल, ठीक है। ऋग्वैदिक एंड पोस्ट वैदिक एरा। महाभारत ग्रंथ का उपनाम क्या है? सत सहस्त्री संहिता। पार्वती गायत्री मंत्र जिस ग्रंथ में अंतर्विष्ट है वह है ऋग्वेद में हमें गायत्री मंत्र मिलता है। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिला है? तो ये ऋग्वेद में मिला है। ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी। ऋग्वेद पर आधारित संकलन है सामवेद। ऋग्वैदिक धर्म था बहुदेववादी। ऋग्वेद में जनता विश्वास करती थी बलि एवं कर्म कांड पर। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ? तो ये ऋग्वेद में हुआ है। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है किससे? इंद्र से। सबसे प्राचीन वेद कौन था? तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वह है ऋग्वेद, ठीक है। आगे बात करते हैं ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद में प्रयुक्त किया गया है? तो यव नाम जो हमारे ऋग्वेद में लिखा हुआ है वो जौ को एक तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है। वह नदी जिसके किनारे ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था, ये परुष्णी रावी नदी। लेट मॉडर्न नेम रावी है, उसका पुराना नेम क्या था? परुष्णी नदी, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में प्रारंभ महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति माना जाता किसको? गाय को बहुत ही मतलब मूल्यवान संपत्ति माना जाता। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया? तो गाय को माना गया है। ये 2018 में भी आया है, 2008 के बाद। वह वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है तो वह उपनिषद है। वैदिक देवताओं में उनका पुरोहित माना जाता है किसको? बृहस्पति को। वैदिक उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था कुरु और पांचाल को। वैदिक कर्म कांड में होता का संबंध है किससे? ऋग्वेद से। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी का क्या नाम है? तो सिंधु नदी सबसे ज्यादा वर्णित नदी है। वह नदी जिसको ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा, नदी तमा संबोधित किया गया है तो ये सरस्वती को किया गया है। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है क्या? वाज सनेयी। सतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे कौन? ऋषि गौतम राहुगढ़। जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख है वह है सतपथ ब्राह्मण। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है किससे? अथर्ववेद से। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है किसमें? अथर्ववेद में।
वह उपनिषद जिसमें पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं वह है मैत्रायणी। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिखा है कहाँ? मुंडक उपनिषद में, ठीक है, मुंडक उपनिषद में। जिंद अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। जिंद अवेस्ता संबंधित है किससे? ईरान से। प्राचीन भारत में निसाका से जाने जाते थे कौन? स्वर्ण आभूषण को क्या बोला जाता है? निसाका। 14वीं सदी ईस्वी पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है कहाँ? वो गज कोई एशिया माइनर से। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। वह उपनिषद जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद मिलता है तो यह है कठोपनिषद। ऋग्वेद में वह नदी जिसका उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है वह है कुभा क्रमु। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्ति समर्पित हैं इंद्र से। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ। अधर्व अधर्वेयु का अर्थ होता है यज्ञ करने वाला पुरोहित। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे कैकई के। फिर है सर्ग प्रतिसर्ग वंश वंतर और वंशानुचरित संकेतक है किसके? पुराणों के। भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है मनु को। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे मनु। कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया था रेशम के लिए। क्लासिकी संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ होता है एक उत्तम व्यक्ति, ठीक है। ऋग्वेद है स्रोतों का संकलन। इतिहास शब्द का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। ऋग्वेदों में उल्लिखित 10 राजाओं का संग्राम हुआ था परुशणी नदी के तट पर। नेक्स्ट है पॉलिटिकल स्टेटस इन 6th सेंचुरी द इमरवेंस ऑफ महाजनपदा एंड मगध एम्पायर। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा, महाजनपदों का उदय एवं मगध सम्राट। तो 16 जनपदों का उल्लेख किससे मिलता है? अंगुत्तर निकाय से। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित थे? तो ये चेदी वंश से संबंधित थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था कहाँ? राजस्थान में। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो ये पाटलिपुत्र में प्राप्त हुए हैं। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार किसके शासनकाल में हुआ? तो शिशुनाग के शासनकाल में हुआ। मगध का वह शासक जिसने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र के द्वारा मारा गया तो ये अजातशत्रु था। मगध का वह सम्राट जिसे अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है पद्मनंद को। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास आकृति है अर्धचंद्राकार। 6ठी शताब्दी में पूर्व सुक्तिमती राजधानी थी किसकी? चेदियों की। अभिलिखित साक्ष्य में प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी कहाँ? कलिंग में। उदयन वासव दत्ता की दंत कथा संबंधित है कौशाम्बी से। प्राचीन भारत में मगध साम्राज्य की सबसे प्रारंभिक राजधानी क्या थी? वो है पाटलिपुत्र। अब बात करते हैं धार्मिक आंदोलन की, रिलीजियस मूवमेंट। सबसे पहले बात करी गई है जैन धर्म की। तो तीर्थकरों का कालक्रम सही क्रम में है क्या? अभिनंदन, पद्म प्रभु, विमलनाथ, मुनि सुब्रत नाथ। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो ऋषभदेव। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलपुर में हुआ था। महावीर स्वामी को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो ऋजुपालिका नदी के तट पर। कौन सी? ऋजुपालिका नदी के तट पर। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन बना? तो जमाली इनका पहला शिष्य था। त्रिरत्न सिद्धांत मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ 3 ज्वेल्स, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। जिस धर्म की महिमा है वह है जैन धर्म। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखखली गोसाल ये आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए? तो ये अर्ध मगधी में लिखे गए। यापनीय एक संप्रदाय था किसका? जैन धर्म का। तीर्थकर शब्द संबंधित है किससे? जैनों से। वह जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर
आगम का संपादन हुआ, तो यह है पाटलिपुत्र में। प्रभा प्रभासगिरी जिसका तीर्थ स्थल है वे है जैन। प्रभासगिरी जैनों का तीर्थ स्थल है। वह धर्म जो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है तो वह जैन धर्म। जैनियों की पवित्र पुस्तकें कहलाती हैं अगम सिद्धांत। वह दर्शन जिसमें पुनर्जन्म के विश्वास को अस्वीकार कर दिया तो ये चारवाक। चारवाक, ये कुछ क्वेश्चन गड़बड़ दिख रहा है मुझे, क्वेश्चन मार्क में लगा रहा हूँ। चारवाक की तो फिलॉसफी कुछ अलग ही थी। वह दर्शन जिसमें पुनर्जन्म के विश्वास को अस्वीकार कर दिया, तो जैन धर्म पुनर्विश्वास जन्म पे विश्वास नहीं करते। ठीक है। बौद्ध धर्म। बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी। बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान कहाँ है, तो ये उत्तर प्रदेश में इनकी डेथ हुई थी। बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसको महाभिनिष्क्रमण के रूप से जाना जाता है, तो गृह त्याग को उनको महाभिनिष्क्रमण के रूप से जाना जाता है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया था, तो ये सारनाथ में दिया था। बुद्ध के उपदेश संबंधित है आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र से हुआ था, तो उसका प्रथम उपदेश। धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया था सारनाथ में। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन दिया था महात्मा बुद्ध ने। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं श्रावस्ती में। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा प्रदान की गई थी वैशाली में। बुद्ध के जीवन काल में संघ प्रमुख होना चाहता था कौन, देवदत्त। पूर्व बुद्ध द्वारा रूपांतरित में अंतिम व्यक्ति कौन था, वो सुभद्र था। त्रिपिटक है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक इंगित करता है किसको, बुद्धम धम्म और संघ को। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। संसार अस्थिर और क्षणिक है, ये किसने कहा था, बौद्ध ने कहा था। वह बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं तो वह विनय पिटक। विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए वह था मेघवर्मन। बोध गया में महात्मा बुद्ध के दो बंजारों की उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया। वे दो बंजारे कौन थे, मल्लिक और तपस्सु। सप्तपर्णी गुफा स्थित है कहाँ, राजगृह बिहार में। विशुद्धिगम नामक पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है, तो ये हीनयान की बुक है। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन थे, तो नागार्जुन थे। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों के तीर्थ स्थली है वो है कौशाम्बी। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते थे। कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है, तो फिर वो ऊपर वाला क्वेश्चन सही है, फिर वो उसका आंसर चारवाक ही होगा। ठीक है। बौद्ध तथा जैन धर्म विश्वास करते थे किसमें, कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। अफगानिस्तान का बमयान प्रसिद्ध था किसके लिए, बुद्ध प्रतिमा के लिए। देश में मूर्ति पूजा की नींव रखी थी किसने, बौद्ध धर्म में। वह काल जिसमें बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी, तो ये कुषाण काल में बनाई गई थी। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ भूमि प्रतिमा संबंधित है किससे, गुप्त काल से। विक्रमशिला विहार संस्थापक थे धर्मपाल। कहाँ के स्तूप के उत्खनन में सारिपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए थे, ये है सांची में। वह बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी पर स्थित है वह बोध गया जहाँ पे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। एशिया के ज्योति पुंज के तौर पर जाना जाता है किसको, गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित है, ये बिंबिसार के दरबार से संबंधित है। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे, उदयन के समय पे आए थे। तिब्बत में बौद्ध धर्म के सुधार में महती भूमिका निभाने वाले उपाध्याय अतीश किस बिहार के प्रसिद्ध विद्वान थे, तो ये विक्रमशिला के विद्वान थे। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है किसका, देव और उसकी शक्ति के योग का। गौतम बुद्ध ने प्रथम धार्मिक प्रवचन दिया था सारनाथ में। भारत में सर्वप्रथम मानव मूर्तियों की पूजा हुई थी बुद्ध की। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसका चित्रण मृग सहित चक्र
द्वारा हुआ है तो वह है प्रथम उपदेश। ठीक है, कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। अब ये कुछ मैचिंग पूछी गई हैं भागवत संप्रदाय एवं ब्राह्मण धर्म की। तो दर्शन और मोक्ष प्राप्त करने के तरीके। तो न्यास दर्शन कहता है कि जो तार्किक चिंतन है उसके चलते हमें मोक्ष प्राप्त हो सकता है। मीमांसा दर्शन कहता है वैदिक अनुष्ठान करना से हमें मोक्ष प्राप्त होता है। सांख्य दर्शन कहता है कि वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण करने से हमें मोक्ष प्राप्त होगा। और वेदांत दर्शन कहते हैं आत्मज्ञान। ठीक है, अपना ज्ञान जब हो जाएगा आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। वह देवता जिसको कला में हल के लिए प्रदर्शित किया गया है तो है बलराम। रामायण के वह कांड जिसमें राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है तो वह किष्किंधा कांड। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है कितने? 9 भक्ति के रूप हैं। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। यह किस ग्रंथ में कहा गया है? तो ये गीता में कहा गया है। मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान कर्म तथा भक्ति को समान महत्व दिया गया है भगवत गीता में। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेखी साक्ष्य मिलता है कहाँ? हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख से। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ कहाँ हैं? एक है जोशी मठ, दूसरा है द्वारका में, तीसरा है पुरी में और चौथा है श्रृंगेरी में। नयनार थे शैव धर्मानुयायी। फिर से सूची 1 और सूची 2। बल्वाचार पुष्टि मार्ग, रामानुज विशिष्टता द्वैत, माधवाचार द्वैतवाद और शंकर ने दिया अद्वैतवाद। अब बात करते हैं मौर्य एम्पायर की। प्रथम भारतीय सम्राट स्थापित किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत का पहला साम्राज्य स्थापित किया था। सैंडो कोट्टस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है किसने? जस्टिन ने। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था, ठीक है, एक झील का निर्माण करवाया था, वह कौन है? वह है चंद्रगुप्त मौर्य है। अभिलेख जिसमें यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत पर था वह है रुद्र दमन का जूनागढ़ शिलालेख। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। राज के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज का 7वां अंग था कौन? मित्र। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? इनका नाम है विष्णुगुप्त। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि को, ठीक है, सीता बोलते हैं। वे शासकों जिन्होंने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया है, तो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया। वह राजा जिसके एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, तो वो कौन है? अशोक। सारनाथ स्तंभ का निर्माण करवाया था अशोक ने। अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ है कौन था? लौरिया नंदनगढ़ का। अशोक का वह अभिलेख जो कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित करता है वह है निगाली सागर स्तंभ अभिलेख। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है वह स्थित है कहाँ? मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। अशोक के निम्न अभिलेखों में पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित अभिलेख कौन सा है? तो अभिलेख 12 है, ठीक है। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है वह है अनुराधापुर। पत्थर का प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? वो है प्राकृत। अपने साम्राज्य के उत्तरी पश्चिमी भाग में उत्कीर्ण राजज्ञों के लिए अशोक ने लिपियों का प्रयोग किया था कौन सा? आरामाइक, ग्रीक एवं खरोष्ठी लिपियों का यूज किया था भारत से बाहर के लिए। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ किस शासक के बारे में सूचना प्रदान करता है? तो समुद्रगुप्त के बारे में बताता है। फाहियान भारत में कब आया? फाहियान आया भारत में 399 AD में।
कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है 13वें शिलालेख से। मौर्य मौर्यन मंत्रिपरिषद में राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित कौन था? उसका नाम था समाहर्ता। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? तो ये मिस्र का राजा था। मकदूनिया में अशोक का समकालीन राजा कौन था? एंटीगोन गोनटास। टॉलमी फिलाडेल्फस, जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे, वह कहाँ का राजा था? वह मिस्र का राजा था। एक इतिहासकार के अनुसार शिलालेखों में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया वह वस्तुतः राजधर्म था, फ्लीट। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है ब्राह्मी। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना करी? तो अशोक ने की थी। सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो अशोक ने बनवाया। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्भाषण किस कर उत्कीर्ण अक्षरों में किया गया है? तो स्तंभों पर किया गया है। बुलंदी बाग प्राचीन स्थल था पाटलिपुत्र का। मौर्य काल में तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के द्वार किन वर्णों के लिए खुले हुए थे? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के लिए खुले हुए थे। मौर्य काल में दंड विधान थे काफी कठोर। कालसी प्रसिद्ध है अशोक के शिलालेख के कारण। चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन व्यतीत किए थे कहाँ? श्रवण बेलगोला में। अशोक का वह शिलालेख जिसमें धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत की बात की गई है, तो शिलालेख 12 में ये बात करी गई है। ठीक है, अब बात करते हैं पोस्ट मॉडर्न पीरियड ऑफ इंडिया। सिमुक किस वंश का संस्थापक था? तो वह सतवाहन वंश का संस्थापक था। कार्दमक क्षत्रपों ने अति दुर्लभ सिक्के प्रचालित किए थे ताम्र धातु में। अशोक के द्वितीय शिलालेख में उल्लेखित नहीं है क्या? सातवाहन का। खारवेल के विषय में जानकारी का स्रोत है हाथी गुम्फा का अभिलेख। राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था सातवाहन। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था? सातवाहन। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी कहाँ पर? अमरावती में। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि है 81 ईस्वी सन में। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अलंकन हुआ था? कनिष्क के। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था किसने? कुषाणों ने। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो काठियावाड़ के रुद्रदमन के अभिलेख में मिलता है। प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के किसने चलाए? तो कुषाणों ने चलाए। बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था किसने? रुद्रदमन प्रथम ने। प्राचीन भारत के साहित्य इतिहास में पाणिनि और पतंजलि ख्याति प्राप्त नाम है। किस राजवंश के समय वह फले फूले? तो ये शुंग वंश के समय ये फले फूले। विक्रम संबंध प्रारंभ हुआ था 58 ईसा पूर्व में। महाभाष्य के लेखक पतंजलि समकालीन थे किसके? पुष्यमित्र शुंग के। विक्रम एवं सत संवतों में कितना अंतर आ जाता है? तो 135 वर्ष का अंतर आ जाता है। डिमेट्रियस ये हिंद यूनानी था। रुद्रदमन शक, गोंडोफर्निस ये पल्लव और विम ये कुषाण। प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण फॉरेन इन्वेजन ऑफ एंशिएंट इंडिया। हमारे देश को इंडिया संबोधित करने वाले कौन थे? यूनानियों ने इसको इंडिया बोला। वह हिंद यवन शासक जिसने शीशे के सिक्के जारी किए थे, तो स्ट्रैटो 2 ने करे थे। वह शासक जिसको सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है वह है विम कडफिस। उस वीर भारतीय राजा का नाम जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था वह है पोरस। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्यों की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? वह है मसग। आयुर्वेद के प्रसिद्ध विद्वान चरक दरबार अलंकृत करते किसका? कनिष्क का। संगम युग चेर चोल पांड्या। तो संगम पीरियड में हम बात करेंगे चेरा, चोलास और पांड्यास का।
तो संगम ग्रंथ तोलिका पीयम किस विषय पर आधारित है? तो ये व्याकरण पे आधारित है। वह तमिल ग्रंथ जिसे लघु वेद की संख्या दी गई है, तो उसको बोला जाता है कुराल। शिल्पादिकारम का लेखक कौन है? इलंगो इलंगो। तृतीय संगम कहाँ हुआ था? मदुरई में हुआ था। बृहदेश्वर मंदिर जो भगवान शिव को वर्ष 1014 में समर्पित किया गया था, वह स्थित है कहाँ? तंजावुर में। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ साउथ डेक्कन इंडिया, चोला, चालुक्य और पल्लवास की बात करी जाएगी। तो पल्लव शासकों का उनके राजकाल की दृष्टि से सही क्रम क्या है? तो पहले महेंद्र वर्मन वन आए, फिर नरसिंह वर्मन वन आए, फिर परमेश्वर वर्मन वन आए, फिर है नंदी वर्मन टू आए। तो नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति एक उत्कृष्ट उदाहरण है किसका? चोल कला का। वह राजवंश जो अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे, तो वो चोल लोग हैं। वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपनी नौसैनिक शक्ति नेवल पावर हेतु जाने जाते थे, तो वो चोल हैं। चोल गंगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो राजेंद्र को दिया जाता है। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था? राजा राजवन ने किया था। चोलों का राज किस क्षेत्र में फैला था? कोरोमंडल तट पर दक्कन के कुछ भाग में। चोल शासकों के शासनकाल में वरियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था टोट्टा वरियम। चालुक्यों की राजधानी की थी क्या थी? वातापी। चालुक्यों की राजधानी थी वातापी। चोल राजाओं के स्नानागार एवं भोजनालय का प्रबंध देखते थे स्त्रियां तथा पुरुष दोनों। चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त करी थी, तो वह है राजा राज प्रथम। चोल साम्राज्य को अंततः समाप्त किया था किसने? मलिक काफूर ने। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था? यह है कोलोमतुंग वन। 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? तो कोलोतुंग के समय पे भेजे गए थे। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम युद्ध हुआ था किसके बीच में? चोल और राष्ट्रकूट के मध्य में हुआ था। वह चीनी यात्री जिसने चालुक्यों के शासन काल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है, तो वह है वेन चांग। किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? चालुक्यों के समय। मत विलास प्रहसन के लेखक कौन है? महेंद्र वर्मन। तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था लोहे के यंत्रों और उपकरणों के लिए। संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है पुलकेशिन द्वितीय के एलोह अभिलेख में। एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकलन में शक संवत का वर्ष 356 दिया गया है। इसका तुल्य वर्ष कौन सा है? 634। प्रसिद्ध संस्कृत लेखक दंडिन किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो वो है पल्लवों की। वह पल्लव राजा जिसकी उपाधि राज सिंह थी, तो वह नरसिंह वर्मन द्वितीय। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था राजा राज के शासनकाल में। दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश और उनके राज, ये तो अभी लेटेस्ट में आया, 2018 में क्वेश्चन आया था। तो जब दक्षिण भारत में कौन था जब समुद्रगुप्त थे? तो धनंजय थे कहाँ? कुस्तलपुर में। नीलराज थे अवमुक्त में। उग्रसेन थे पलक्का में। और विष्णु गोपा थे कांची में। राजवंश और राजधानी। पल्लवों की राजधानी थी कांची, पांडवों की राजधानी थी मदुरई, यादवों की देवगिरी और काकतीयों की थी वारंगल। अब बात करते हैं गुप्ता पीरियड की। वह गुप्त शासक जिसने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे, वह थे चंद्रगुप्त प्रथम। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। भारत का नेपोलियन से नाम से जाना जाता है कौन? समुद्रगुप्त। शक विजेता किसे जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। वे गुप्त शासक जिन्होंने हुणों पर विजय प्राप्त करी थी, वह स्कंदगुप्त। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? इसको बोला जाता था दीनार। गुप्त अभिलेखों में दीनार जिसका वाचक है वह है कांस्य सिक्का। सती प्रथा का प्रथम लेखिक साक्ष्य प्राप्त हुआ है एरण से। 437 438 ईस्वी के
मंदसौर अभिलेख में किस श्रेणी द्वारा एक भव्य सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है? रेशम बुनकरों के द्वारा। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली मूर्ति प्रतिमा आलंकित है गुप्त काल से। प्राचीन भारत में वह वंश जिसके शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है, तो गुप्त को बोला जाता है। वह राजवंश जो घोड़ों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ, तो घोड़ों के ने किसके समय, गुप्त काल के समय आक्रमण किया था। नेक्स्ट है भाग और बलि, ये क्या थे? भाग और बलि ये क्या थे? टैक्स थे, ठीक है, राजस्व के स्रोत थे। अधोलिखित में गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा क्या है? गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को दीनार बोला जाता था। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन सी है? सांख्य। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि। अब देख लीजिए कितनी बारी क्वेश्चन पूछा गया है। न्याय दर्शन को प्रचलित किया था किसने? गौतम ने। भारत में आस्तिक तथा नास्तिक संप्रदायों में विभेदक लक्षण है। वेदों की प्रामाणिकता में आस्था, तो आस्तिक लोग करते हैं और नास्तिक लोग नहीं मानते हैं वेदों को। काम रूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय किसने बनाया था? शंकर देव ने बनाया था। बीज गणित के क्षेत्र में अपना योगदान के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं कौन? भास्कर। कालिदास द्वारा रचित मालवा अग्निमित्र, मालवा क्या है? मालविका अग्निमित्र नामक नायक कौन था इसका? अग्निमित्र था, ठीक है। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में 1998 में आया था। अभी आप यूपीएससी का पेपर उठाओ 2018 या 19 का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। मतलब जो क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछ लिया गया था 20 साल पहले, वो यूपीएससी में आया, तो मतलब ये तो आप मान सकते हो ना, यूपी पीसीएस का जो हिस्ट्री वाला सेक्शन है वो बहुत शानदार आता है। मतलब बहुत कठिन क्वेश्चन पूछते हैं। मतलब आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो यूपी पीसीएस में पहले आए और आईएएस में बाद में आए। ये तो एक एग्जाम्पल था। कायस्थ जाति का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है याज्ञवल्क्य ने। दास मुक्त के अनुष्ठान का विशाल विधान सर्वप्रथम किसने किया था? नारद ने किया था। पांडवर्धन भुक्ति अवस्थित थी कहाँ? उत्तर बंगाल में। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार संचालित होता था ताम्र लिपि बंदरगाह से। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखी संदर्भ प्राप्त हुआ है ऐरण से। कुमार गुप्त वन के मंदसौर अभिलेख में श्रेणी का उल्लेख है रेशम बुनकरों के। चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रमुख गुप्त शासक कौन था? समुद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त के चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। समुद्रगुप्त के प्राय प्रशस्ति वाले स्तंभ पर किसका लेख मिलता है? तो जहांगीर का मिलता है। वह गुप्त शासक जिसको पहली बार अभिलेख जारी करने का दायित्व दिया जाता है, तो है समुद्रगुप्त। गुप्त शासक जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो ये समुद्रगुप्त को बोला जाता है भारत का नेपोलियन। नेक्स्ट है गुप्तोत्तर काल, पोस्ट गुप्ता पीरियड। सम्राट हर्षवर्धन ने जिस स्थान पर राजधानी स्थापित की वह है कन्नौज। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था कहाँ? कन्नौज तथा प्रयाग में। हर्षवर्धन को पराजित किया था किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी कन्नौज। वह शासक जिसने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था वह है प्रवर सेन प्रथम। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था कहाँ? गुजरात में। 7वीं शताब्दी में एक मौर्य वंश कहाँ शासन कर रहा था? लाट में। कदम्बों की राजधानी बनवासी स्थित थी गोवा में। प्रतिहार अभिलेखों में संदर्भित सिक्कों का नाम क्या था? द्रम्भ। मध्य प्रदेश के हरसूद शहर का निर्माण किसने किया था? हर्षवर्धन ने। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ कहाँ किया था? कन्नौज और प्रयाग में, ठीक है। नेक्स्ट है प्राचीन भारत में स्थापत्य कला, इंडियाज एंशिएंट आर्किटेक्चर। वह राजवंश जिसने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर दिए, तो वह है चंदेल। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण शासक वंश से संबंधित किसके? राजपूत, ठीक है। इन्होंने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं हिंदुओं, बौद्धों और जैनों के द्वारा। अजंता और एलोरा गुफाएं हैं महाराष्ट्र में।
मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरई में है। महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर बनवाया था किसने? नरसिंहवर्मन ने। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था पल्लवों ने। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य ग्रह किसने बनवाया था? कार्ण्य ने। 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं वह केंद्र है कन्हेरी में। वह शैलकृत गुफा जिसमें 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है, तो ये कन्हेरी में है। सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था धर्मपाल ने। कांधार कला शैली एक संश्लेषण है किसका? भारतीय तथा यूनानी कला का। ठीक है, बहुत पूछा गया ये क्वेश्चन, एक बार नहीं है, बहुत बार क्वेश्चन आया है। सांची के महास्तूप के 4 तोरणों में किस एक का निर्माण सर्वप्रथम हुआ था? तो दक्षिणी तोरण का सबसे पहले निर्माण किया गया था। सोनगिरी जहाँ 108 जैन मंदिर बने हुए हैं स्थित है कहाँ? दतिया में। दिलवाड़ा का जैन मंदिर प्रसिद्ध है, स्थित है कहाँ? राजस्थान में। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राजा नरसिंह देव वर्मन ने कराया था। द्रविड़ शैलों के मंदिर। गोपुरम से तात्पर्य क्या? तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन का। ठीक है ना, एक ऐसा सा वो जो बन के जाता है, दक्षिण के जो साउथ के मंदिर होते हैं इसको क्या बोले? इसको बोला जाता है गोपुरम। ठीक। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो ये नागरा, ठीक है, नागर शैली में बने हुए हैं। गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है कौन? एलिफेंटा। चित्रगुप्त स्वामी मंदिर जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है वह कहाँ स्थित है? कांची में स्थित है। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर स्थित है कहाँ? कंबोडिया में। ओ ओ सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट है दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथा जिन्हें भगवान वेंकट भी कहते हैं का मंदिर कहाँ स्थित है? तिरुमल्ला पहाड़ियों में। एलिफेंटा के प्रसिद्ध सैल को काट कर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है पल्लवों को। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था किसके शासनकाल में? राणा कुंभा किसमें। शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है कौन? कैलाश मंदिर एवं कैलाश मंदिर एलोरा में जो है वह मंदिर जिसके परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है, तो यह बृहदीश्वर मंदिर में है। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर बनवाया था पल्लवों ने। वह स्थान जहां राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है वह औरंगाबाद महाराष्ट्र में। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है वह है दतिया में। खजुराहो का मंदिर का निर्माण किसने कराया था? चंदेलों ने कराया था। कोणार्क मंदिर स्थित है कहाँ? कोणार्क का मंदिर कहाँ स्थित है? ये सूर्य कोणार्क मंदिर संबंधित है सन से, सूर्य से। दक्षिण शैली में बना हुआ शिखर है ग्वालियर का तेली मंदिर। ये आईएएस का भी क्वेश्चन है, ये आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, जो ग्वालियर का तेली मंदिर है ये दक्षिण शैली में बना हुआ है। नॉर्थ इंडिया में कह लो ना, अब है तो ये मिडिल इंडिया में, लेकिन फिर भी नॉर्थ इंडिया में एक मंदिर है जो दक्षिण दक्षिण शैली से बना हुआ है, इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है ये। दक्षिण शैली में बना हुआ शिखर किसका है? ग्वालियर का तेली मंदिर का। अजंता की चित्रकारी दर्शाती है किसको? जातक कथाओं को। खजुराहो में मंदिरों का निर्माण करवाया था चंदेलों ने। बौद्ध हिंदी एवं हिंदू होना चाहिए, बौद्ध हिंदी एवं जैन शैलकृत गुफाओं एक साथ विद्यमान है कहाँ? एलोरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आरो यारो में स्तूप, तो सांची में स्तूप है। चित्रकारी बांध चित्रकारी से संबंधित है। कनिष्क सी सिर विहीन मूर्ति मथुरा में है। और दशावतार मंदिर तो भाई हमारे देवगढ़ में है। ठीक है, अब है प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार, एंशियंट लिटरेचर एंड राइटर्स। तो कीर्ता जो नियम ये किसने लिखी है? भारवी ने लिखी है। 10 कुमार चरितम दांडे ने लिखी है। बुद्ध चरितम अश्वघोष ने लिखी है। और विक्रमो वर्षीयम ये किसने लिखी है? कालिदास ने लिखी है। संस्कृत में अष्टाध्यायी पुस्तक लिखी है किसने? पढ़िनी ने। कालिदास की वह रचना जिसमें भगवान कार्तिकेय के जन्म का वर्णन है वह है कुमार संभव। वह बंदरगाह जिसको पोर्डुका के नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द एथ्रियन सी के लेखक को ज्ञात था वह है अरिकामेडु। तमिल रामायणम या रामावतारम के लेखक कौन है? कंबन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गुप्त काल में आयुर्विज्ञान विषयक की रचना किसने की थी? सुश्रुत ने की थी।
मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखदत्त हैं। 10 कुमार चरितम के रचनाकार कौन थे? दंडिन थे। द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया के लेखक कौन है? W.A. फेयर सर्विस। कल्हड़ की राज तरंगिणी को आगे बढ़ाया था किसने? जोन राज एवं श्रीवर्म ने। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता कौन थे? इनको मनु, ठीक है, मनुस्मृति। नेक्स्ट है महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? जय संहिता के रूप में जानी जाती थी। महान जैन विद्वान हेमचंद किसकी सभा को अलंकृत करते थे? कुमारपाल की सभा को अलंकृत करते थे। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी कौन है? भगवती सरस्वती। मध्यकालीन भारत की यशस्वी विधि वेत्ता कौन थे? विज्ञानेश्वर। मध्यकालीन विद्वानों लेखक जो जैन धर्म के अनुयायी थे वह है हेमचंद सूरी। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव। काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी थी किसने? भोज ने। वह भारतीय गणितज्ञ जिसने दशमलव स्थानीय मान की खोज की थी वह है आर्यभट्ट। गॉड वाहों के रचयिता थे वाक्यपति। विदेशों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था क्या? वात्र क्षत्रियों का, ठीक है, फॉलन क्षत्रिय। प्राचीन भारतीय विचारकों में से किसने विधि व्यवस्था की सर्वाधिक व्यवस्थित रूप से व्याख्या की है? तो मनु ने की है। मान सो लास शीर्षक ग्रंथ की रचना किसने की थी? सोमेश्वर तृतीय ने करी थी। अब बात करते हैं पूर्व मध्यकाल प्री मेडिवल पीरियड में। तो सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सभाओं का आयोजन कहाँ किया था? कन्नौज और प्रयागराज में। वह राजा जिसने अपने मंत्रियों को पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र भेजा था, तो यह है चालुक्य राजा कुमारपाल। राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वह कौन है? पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? धर्मपाल। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किसने बनाई थी? धर्मपाल ने बनाई थी। गोविंद चंद गढ़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार बनवाया था, कहाँ? सारनाथ में। हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था किसने? दंती दुर्ग ने। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है वैष्णव। दार समुद्र राजवंश की राजधानी की थी क्या थी? होयसल। द्वार समुद्र की राजवंश जो है इसकी राजधानी क्या थी? होयसल। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल। कदम राजाओं की राजधानी थी वनवासी। समकालीन समाज के पाखंड एवं भ्रष्ट आचरण को उद्घाटित करने के लिए अनेक ग्रंथों के लेखक थे क्षेमेंद्र। वह चंदेल राजा जिसका एक अन्य नाम लक्ष्मण वर्मन था वह है यशोवर्मन। एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है किसको? लक्ष्मण सेन को। वह चंदेल शासक जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ वह थे विद्याधर। जेजाग भुक्ति नाम प्राचीन नाम था किसका? बुंदेलखंड का। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना, यूपी स्पेशल में भी आप पढ़ते हो। जेजाग भुक्ति प्राचीन नाम था किसका? बुंदेलखंड का। कलिंग नरेश खारवेल संबंधित थे किससे? चेदी वंश से। शिक्षा के एक महान केंद्र विक्रमशिला महाविहार का स्थापना करवाया था किसने? धर्मपाल ने। राजा कुंभा ने संगीत पर एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम क्या था? संगीत राज। विविध महोबा के पास एक बड़े तालाब अजयगढ़ और महोबा में मंदिरों तथा राजवासनी नगर का निर्माण करने वाला चंदेल राजा कौन था? इसका नाम था राहिल। शासक और रानियां। चंद्रगुप्त की रानी का नाम था कुमार देवी। समुद्रगुप्त की रानी का नाम था दत्ता देवी। चंद्रगुप्त द्वितीय की रानी का नाम था कुबेर नागा। और कुमार गुप्त की प्रथम की जो उनकी रानी का नाम है अनंत देवी। पर्यटक आकर्षण और स्थान। कबीर की समाधि कहाँ है? मगहर बस्ती में। सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। गोविंद देव मंदिर कहाँ है? वृंदावन में। और बौद्ध स्तूप कुशीनगर में। राजवंश और राजकीय प्रतीक। परमार राजवंश का राजकीय प्रतीक था सूर्यदेव। मलय केतु का वराह था। चंदेलों का राजलक्ष्मी और गुर्जर प्रतिहारों का भगवती इनका राजकीय प्रतीक था। फिर है विहार और राजा, किसने कौन सी?
जगदल बिहार रामपाल से संबंधित है। विक्रमशिला बिहार धर्मपाल से, सोमपुर बिहार धर्मपाल से, और सलबन बिहार ये श्री भवदेव से। वह शासक जिसने सिंघल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजा था, इनका नाम है नरसिंह वर्मन वन। प्राचीन श्वेतांबर जैन मंदिर स्थित है कहाँ? नाली ताना गुजरात में। विदेशी व्यापार से संबंधित संस्था थी नानादेशी एवं नागरम। उद्दालक आरुणि प्रसिद्ध दार्शनिक थे किसके? कुरु पांचाल के। बीज गणित के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया है किसने? भास्कर ने। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान था प्रतिष्ठानपुर। जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? तो यह महाभारत में कहा गया था। हिंदी विधि द्वारा मान कर था कितना? उपज का 6वां भाग। तो ये कहते हैं 1/6 लोग टैक्स। प्राचीन भारत में सिंचाई टैक्स को क्या कहते थे? वेदक भागम। वेदक भागम। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को आश्रय प्राप्त हुआ था किसका? विजयनगर राजाओं का। वेशनगर अभिलेख का हेलियोडोरस का निवासी था कहाँ? तक्षशिला का। श्रवण वेल गोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा स्थापित करवाई थी चामुंड राय ने। चोलों की राजधानी क्या थी? तंजौर। एलोरा जार होता है एक लंबा एवं दोनों तरफ हत्थेदार जार, इसको क्या कहा जाता है? एम्फोरा। सॉरी, एलोरा मैंने बोल दिया था, एम्फोरा जार। ठीक है, एम्फोरा जार क्या होता है? एक लंबा एवं दोनों तरफ हत्थेदार जार को बोला जाता है एम्फोरा जार। विक्रम संवत का प्रारंभ होता है लगभग 57 ईसा पूर्व से। खसरा नामक दस्तावेज से आशय है राजस्व संबंधी एक दस्तावेज। ये तो आज भी यूज करते हैं गाँवों में खसरा। सामान्यतः पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ के साथ पहचान की जाती है पुराना किला दिल्ली की। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एंशिएंट इंडिया खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम मेडिवल इंडिया करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू एंड टेक केयर।